हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू फ्रैक्टल फ्रंटियर मैथ्स। तो आपका इस बेहतरीन सफ़र में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो ज़रा याद रखिए, पिछले क्लास में हमने गणित का कौन सा रहस्य सुलझाया था। हमने अपरिमेय संख्याएं यानी कि इर्रेशनल नंबर्स के बारे में बात की थी कि किस प्रकार से अलग अलग टाइप की इरेशनल नंबर्स होती है। जैसे किसी भी अभाज्य संख्या के लिए रूट पी या फिर p की पावर 1/n जो होते हैं वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। और हमने किस प्रकार से इनको प्रूफ किया था, हमने विरोधाभास यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन का यूज़ करते हुए इनको प्रूफ किया था। शुरू में हम इसको मान लेते थे कि ये परिमेय संख्या है p/q की फॉर्म में, या फिर m/n कुछ भी लिख सकते हैं। और साथ में कंडीशन ये होती थी कि इनका जो GCD है वो 1 के बराबर होना चाहिए। लेकिन हमारे पास कैलकुलेशन से रिजल्ट आता था कि GCD 1 के बराबर नहीं होगा। और नहीं होगा इसका मतलब वो आपकी इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्याएं नहीं होगी। अब तक के सफ़र में हमने अपनी वास्तविक संख्या रेखा जो रियल नंबर लाइन है, रियल नंबर लाइन जिसको हम R से लिखते हैं, को पूरी तरह से सॉलिड और पूर्ण यानी कि कंप्लीट बना लिया है। उसमें अब कोई भी गड्ढा बाकी नहीं है, क्योंकि रेशनल नंबर में गड्ढे थे उनको हमने इरेशनल नंबर से अब भर दिया है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अभी बाकी है, इस ठोस नंबर लाइन पर हम नाप तोल यानी कि मेजरमेंट कैसे करेंगे। क्या दुनिया में कोई संख्या इतनी विशाल हो सकती है जिसे पार करना नामुमकिन हो? तो क्या हम छोटे छोटे कदम उठाकर भी किसी विशाल काय यानी कि बहुत बड़ी मंजिल तक पहुंच सकते हैं? आज हम इसी जादुई गुण को समझेंगे जिसे हम कहते हैं आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। तो चलिए पूरे उत्साह के साथ अपने कॉपी पेन निकाल लीजिए। तो आज हम चलेंगे प्राचीन यूनान, एंशियंट ग्रीस, महान वैज्ञानिक और गणितज्ञ आर्किमिडीज के पास। आर्किमिडीज को चीज़ों को नापने का बहुत शौक था। उस समय के कुछ लोगों का मानना था कि दुनिया में रेत के कणों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि उसे गिना ही नहीं जा सकता, यानी कि वह क्या है, अनंत है। तो आर्किमिडीज ने अपनी एक मशहूर किताब है जिसका नाम था द सैंड रेकनर में इस बात को गलत साबित कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, ब्रह्मांड चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, रेत का कण चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, अगर मैं ब्रह्मांड में रेत के कण भरता जाऊंगा तो एक न एक दिन में पूरा ब्रह्मांड जो है वो रेत से भर जाएगा। उन्होंने दुनिया को सिखाया कि कोई भी चीज़ अनंत रूप से बड़ी या अनंत रूप से छोटी नहीं होती है। अगर आप किसी भी छोटी चीज़ को बार बार जोड़ते जाएं और वह किसी भी बड़ी चीज़ को पार कर सकती है। उनका यही विचार आगे चलकर कैलकुलस की जान बना, जिसे हम कहते हैं आर्किमिडियन गुणधर्म। तो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी को हम एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लीजिए आप अपनी मोटरसाइकिल पर एक बहुत लंबे रोड ट्रिप पर निकले हैं। आपको उदयपुर से मनाली जाना है, ठीक है। मनाली जो कि कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। ये दूरी बहुत ज़्यादा है, मान लेते हैं ये डिस्टेंस कितनी है, y है। अब आपकी बाइक का जो फ्यूल टैंक है वो बहुत छोटा है। एक बार पूरा टैंक भरवाने पर बाइक जो है सिर्फ थोड़ी दूर, माना कि x किलोमीटर तय करती है। क्या आप कभी मनाली पहुंच पाएंगे? कुछ लोग कहेंगे अरे टैंक इतना छोटा है, रास्ता इतना लंबा, तो कैसे पहुंचोगे? लेकिन आर्किमिडीज कहते हैं कि बिल्कुल पहुंचोगे। बस शर्त यह है कि आपकी बाइक थोड़ी ही सही पर आगे बढ़नी चाहिए, यानी कि थोड़ी सी आगे बढ़नी चाहिए, एक्सपॉजिटिव होना चाहिए। आप बार बार क्या है, फ्यूल को रिफ़िल करवाते जाओ, बार बार फ्यूल भरते जाइए। यानी कि मान लो कि हमने n बार फ्यूल भरा, तो आप एक ना एक दिन जो है इस दूरी y को पार अवश्य कर जाएंगे, यानी कि आप मनाली पहुंच जाएंगे। आपको मंजिल तक पहुंचने के लिए इनफाइनाइट या फ्यूल टैंक की ज़रूरत नहीं है। तो nx जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, y के बराबर, ठीक है। तो ये आपका एक रियल लाइफ एग्जांपल हो गया जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं आर्किमिडीज गुणधर्म जो है यहाँ पर एप्लीकेबल होता है। तो आर्किमिडीज प्रॉपर्टी की मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है वो हम देखते हैं। ये डेफिनेशन है, यदि x तथा y कोई दो धनात्मक पूर्णांक या धनात्मक वास्तविक संख्याएं हो, धनात्मक वास्तविक
संख्याएं हो तो एक ऐसा धनात्मक पूर्णांक n विद्यमान होता है कि nx जो है वो इस y से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो x क्या है, आपके बाइक के टैंक की कैपेसिटी, और y क्या है, वो डिस्टेंस जहाँ पर आपको पहुँचना है। तो आप बार बार उसको टैंक को फुल करवाते रहोगे, एक बार ऐसा आएगा कि आप उस y दूरी को पार कर जाओगे, यानी कि उदयपुर से मनाली पहुँच जाओगे। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन ये है कि अगर कोई पॉजिटिव रियल नंबर्स है, धनात्मक वास्तविक संख्या है, तो एक ऐसा पूर्णांक हमेशा विद्यमान होगा कि nx जो है वो ग्रेटर देन y हो जाए। तो मुझे उम्मीद है इस बाइक और ट्रिप के एग्जाम्पल से आपको आर्किमिडियन जो प्रॉपर्टी है वो हमेशा के लिए याद हो जाएगी। तो कभी भी आर्किमिडियन प्रॉपर्टी का नाम आए तो आपको ये उदयपुर से मनाली का ट्रिप हमेशा याद रखना है। और हम अगर इसको मैथमेटिकल डेफिनेशन में लिखें तो for all x y greater than 0 there exist n belongs to n such that, या एस टी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एन एक्स ग्रेटर देन वाई। तो ये जो अपन हमने यहाँ पर लिखा है इसको शॉर्ट फॉर्म में इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर ऑल यानी कि कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर्स है एक्स वाई ग्रेटर देन 0, उसके लिए एक प्राकृत संख्या या धनात्मक पूर्णांक n इस प्रकार होगा कि एन एक्स ग्रेटर देन वाई, ठीक है। तो इसको मैं अर्थार्थ करके लिख देता हूँ। अब ये हमने कर तो लिया, लेकिन इसको एक काम करते हैं, प्रूफ भी करते हैं, क्योंकि प्रूफ करेंगे तभी तो पता चलेगा कि ये ऐसा होता भी है या नहीं होता है। तो हम इसको प्रूफ करेंगे आर्किमिडियन प्रॉपर्टी को। तो चलिए करते हैं प्रूफ इसको। तो इसे प्रूफ करने के लिए हम विरोधाभास का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना x तथा y दो धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं। दो हमने पॉजिटिव रियल नंबर्स हमने मान लिए, ठीक है। तो हम उल्टा मान लेते हैं, जो हमें प्रूफ ये करना है कि nx जो है वो ग्रेटर देन y होगा। हम कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। यदि संभव हो तो माना कि nx जो है वो ग्रेटर देन नहीं होगा, लेस देन इक्वल टू y होगा, हर एक n के लिए होगा। ऊपर जो कंडीशन थी वो ऐसी थी कि कम से कम एक ऐसा मिलेगा हमें, ठीक है। लेकिन ये कहता है कि कोई भी नहीं मिलेगा, सबके लिए लेस देन ही होगा, एक भी ऐसा नहीं मिलेगा जिसके लिए ग्रेटर देन हो। तो यही होता है आपका उल्टा। यहाँ लिखा हुआ है कम से कम एक मिलना चाहिए, और उसका उल्टा क्या होता है कि सबके लिए वो कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए कि कम से कम एक का उल्टा होता है सभी। तो ये हमने मान लिया कि nx जो है वो y से क्या है, लेस देन है। तो इस रिजल्ट को हम रिजल्ट नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम एक समुच्चय बनाते हैं। समुच्चय S इस प्रकार बनाते हैं कि कैसे बनाएंगे, nx से समुच्चय बनाएंगे। तो पहले हमने x ले लिया, फिर 2x ले लिया, फिर 3x ले लिया, ऐसे ऐसे करके हमने nx ले लिया, n के बाद में n+1 होगा। इस प्रकार से हमने ये इन्फानाइट सेट ले लिया। अब हमें पता है कि सारे के सारे nx इस y से बड़े मतलब छोटे हैं। तो चूंकि nx जो है लेस देन इक्वल टू y है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, इसका मतलब ये हो गया कि जो समुच्चय S है वो क्या है, बाउंडेड सेट है। समुच्चय S जो है एक परिबद्ध समुच्चय बाउंडेड सेट, ठीक है। तो बाउंडेड सेट है जिसका अपर बाउंड क्या है, y है, जिसका ऊपरी परिबंध क्या है, y है, ठीक है। तो आपको इस थ्योरम को करने के लिए क्या क्या काम में आ रहा है, एक तो काम आ रहा है आपको परिबद्ध समुच्चय क्या होता है, ऊपरी परिबंध क्या होता है। तो जो प्योर मैथमेटिक्स है, चाहे आप एल्जेब्रा लो, चाहे आप रियल एनालिसिस लो, या और कोई प्योर मैथमेटिक्स लो, तो आपको शुरू से लेके
जो लास्ट तक हो गए, जैसे मैंने ये मान लो कि मेरा 7th नंबर का लेक्चर है, तो मेरे 6 लेक्चर तक बिल्कुल अच्छे से कवर होनी चाहिए, एक डेफिनेशन अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो इसीलिए आपको कंटिन्यूटी रखनी है। अगर आपने कंटिन्यूटी ब्रेक कर दी तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो वापस हम मूव करते हैं प्रूफ के ऊपर। तो एस हमारा क्या है, एक बाउंडेड सेट है जिसका अपर बाउंड क्या है, वाई। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि एस सबसेट ऑफ आर जो है ऊपर की ओर से परिबद्ध है, ऊपर की ओर से परिबद्ध है। ठीक है, तो अतः पूर्णता अभिग्रहित से, पूर्णता अभिग्रहित से एस का जो सुप्रीमम होगा उच्चक आर में विद्यमान होगा। क्योंकि हम आर की बात करते हैं और आर क्या होता है, पूर्ण क्रमित क्षेत्र होता है, तो विद्यमान होगा। तो कोई ना कोई सुप्रीमम मान लेंगे, उच्चक मान लेंगे। तो माना कैपिटल एम जो है वो एस का सुप्रीमम यानी कि उच्चक है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो एन एक्स है वो लेस देन इक्वल टू क्या होंगे, कैपिटल एम होंगे, प्रत्येक एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन के लिए। तो हर एक एन के लिए होंगे तो n+1 के लिए भी होंगे। ठीक है, तो ये हमारा कंडीशन हो गया। क्यों है, क्योंकि n अगर n कैपिटल N में बिलोंग कर रहा है तो n+1 भी बिलोंग करेगा। अब इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, nx + x लेस देन इक्वल टू m। इसका मतलब हो गया कि nx इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल M - x, जो कि हर एक n के लिए वैलिड है। तो इसका मतलब हो गया कि M - x जो है M से छोटा ऊपरी परिबंध है। लेकिन आपको सुप्रीमम का ये पता होगा कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर कैपिटल M सुप्रीमम है तो ये सबसे छोटा ऊपरी परिबंध है, यानी कि इससे छोटा कोई ऊपरी परिबंध नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, M - x जो है M से छोटा है, तो ये क्या होगा, ऊपरी परिबंध इससे छोटा भी मिल रहा है। इससे छोटा मिल रहा है, इसका मतलब है कि ये जो M है वो उच्चक नहीं है, जो कि कैपिटल M के उच्चक यानी कि सुप्रीमम होने का विरोधाभास है, होने का विरोधाभास, कॉन्ट्राडिक्शन है। ठीक है, तो अतः हमारी जो मान्यता है, हमारा जो अजम्पशंस था, हमारी मान्यता गलत है। ठीक है, तथा nx जो है यानी कि अर्थात मान्यता क्या थी, मान्यता थी कि nx जो है वो लेस देन इक्वल टू y होगा, जो कि क्या हो, गलत है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि nx जो है लेस देन इक्वल टू y नहीं होगा, nx ग्रेटर देन इक्वल टू y होगा। ठीक है, किसी धनात्मक पूर्णांक n के लिए, धनात्मक पूर्णांक n के लिए, किसी, सबके लिए नहीं होगा, कोई ना कोई तो जरूर मिलेगा। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, अतः वही फॉर ऑल एक्स वाई पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n सच दैट nx ग्रेटर देन y। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो इस प्रकार से आपकी जो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी है वो क्या हो गई, प्रूफ हो गई। तो बिल्कुल सिंपल प्रूफ है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है, विरोधाभास से प्रूफ करना है और nx को लेस देन इक्वल टू y मानना है। nx को लेस देन इक्वल टू y मानेंगे तो एक सेट बनाएंगे सभी n के लिए, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, सारे के सारे y से छोटे हैं। तो y से छोटे हैं तो ये क्या होगा, एक ऊपर की ओर से परिबद्ध समुच्चय होगा, और ऊपर की ओर से परिबद्ध समुच्चय है तो उसका जो सुप्रीमम है, उच्चक है, वो R में विद्यमान होगा। क्यों, पूर्णता अभिग्रहित से। तो कैपिटल M हमने उच्चक मान लिया, तो nx क्या होगा, लेस देन इक्वल टू कैपिटल M होगा। अब ये हर एक n के लिए सही है तो n+1 के लिए भी सही होगा। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई, nx लेस देन इक्वल टू कैपिटल M - x। तो हमारे पास एक अपर बाउंड आ गया, ऊपरी परिबंध M - x, लेकिन ये M - x किससे छोटा है, सुप्रीमम से छोटा है। लेकिन सुप्रीमम से छोटा तो कुछ भी नहीं होता है। तो
ये हमारे उच्चक होने का कॉन्ट्राडिक्शन यानी कि विरोधाभास आ गया। और विरोधाभास कब आया? क्योंकि हमने यहाँ पर ये माना था, तो ये गलत होगा। और गलत है तो सही क्या होगा कि कम से कम एक तो ऐसा मिलेगा पूर्णांक कि nx क्या होगा, ग्रेटर देन y होगा। ऑल राइट, अब इसकी कुछ उप प्रमेय कोरिलरी देखते हैं। कोरिलरी का मतलब ये होता है कि ये जो रिजल्ट है इसको हम डिड्यूस करते हैं कुछ नए रिजल्ट्स के अंदर। तो हमें उप प्रमेय देखते हैं। तो उप प्रमेय कोरिलरी, तो फर्स्ट कोरिलरी हम उप प्रमेय देखते हैं कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r पॉजिटिव, यानी कि धनात्मक वास्तविक संख्या। पहले क्या था कि हमारे पास ये दे रखा था कि x और y पॉजिटिव रहेगा, लेकिन हमने यहाँ पर केवल एक संख्या मानते हैं कि एक धनात्मक वास्तविक संख्या y के लिए एक धनात्मक पूर्णांक n इस प्रकार से मिलेगा कि n जो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन y होगा। ठीक है, कैसे प्रूफ करेंगे इसको? तो प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं करना है, x इज इक्वल टू 1 लेने पर जो ऊपर वाला रिजल्ट है उसमें x इक्वल टू 1 रहेंगे तो n ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। बस इतना सा सिंपल। तो कोरिलरी आपके रिजल्ट्स होते हैं, तो प्रूफ वैसे पूछा नहीं जाता है। अगर पूछा जाता है तो पहले आप ये प्रूफ करोगे यानी कि आर्किमिडियन गुणधर्म, और उसके बाद में उस कोरिलरी को प्रूफ करोगे। सेकंड हम देखते हैं कोरिलरी। तो कोरिलरी नंबर 2 ये क्या कहता है? ये कहता है कि यदि x आपका पॉजिटिव है तथा y जो है कुछ भी है, कोई भी रियल नंबर, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, तो हम ये कंडीशन जरूरी नहीं है, तो तब n बिलोंग्स टू n इस प्रकार विद्यमान होगा कि nx ग्रेटर देन y। तो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ये बोलती थी कि आपका जो y और x दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, हम केवल एक को पॉजिटिव मान कर भी रिजल्ट लिख सकते हैं, y के पॉजिटिव होने ज़रूरी नहीं है। तो ठीक है, कैसे करते हैं? तो दो केस बन जाएंगे। यदि आपका y पॉजिटिव है तब आर्किमीडीय गुणधर्म से, आर्किमीडीय गुणधर्म प्रॉपर्टी से क्या होगा, nx ग्रेटर देन y होगा। ये हमने कंडीशन नंबर 1 मान ली। लेकिन अगर हम बात करें y लेस देन इक्वल टू 0 की, यदि y क्या है, नेगेटिव है या इक्वल टू 0 है, तो n इक्वल टू 1 लेने पर तब हमारा क्या होगा, जो y होगा वो लेस देन इक्वल टू क्या होगा, x होगा। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि y तो नेगेटिव है और x पॉजिटिव है। सिंस x ग्रेटर देन 0, तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई 1.x इज ग्रेटर देन y। यहाँ पर हम स्ट्रिक्ट लगाते हैं, क्यों? क्योंकि x क्या है, पॉजिटिव है। ये तो y क्या होगा, लेस देन x होगा। तो 1.x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन y होगा। तो यहाँ पर n के लिए हो जाएगा, अतः फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r पॉजिटिव, y बिलोंग्स टू r, देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n सच दैट nx ग्रेटर देन y। तो y जो है उसकी कंडीशन हमने ड्रॉप कर दी कि ये पॉजिटिव, नेगेटिव कुछ भी होगा। अगर पॉजिटिव होगा तो हमें n ढूंढना पड़ेगा, और अगर नेगेटिव होगा तो n हमें मिल जाएगा, जो कि क्या रहेगा, n इक्वल टू 1 के लिए ही कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट कोरिलरी की बात करते हैं, कोरिलरी नंबर 3। तो कोरिलरी नंबर 3 क्या है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n किस प्रकार से विद्यमान होगा कि n ग्रेटर देन x। तो अगर आपका x कोई भी वास्तविक संख्या है तो हमेशा एक प्राकृत संख्या मिलेगी जो उस x से क्या होगी, बड़ी होगी। तो कैसे प्रूफ करते हैं इसको, चलिए देखते हैं।
तो यदि आपका x क्या है, पॉजिटिव है, तब हमने जो फर्स्ट कॉरोलरी देखी थी कि n ग्रेटर देन क्या होगा, y होगा, तब देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n सच दैट n क्या होगा, ग्रेटर देन x होगा। y की जगह x रख दिया। यदि x नेगेटिव हो तब x क्या होगा, x जो होगा वो लेस देन 1 होगा, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 0 है तो लेस देन इक्वल टू 1 भी होगा, इसका मतलब 1 ग्रेटर देन x। तो नेगेटिव के लिए हमारे पास n की वैल्यू 1 आ गई और पॉजिटिव के लिए हमें देखना पड़ेगा कि n क्या है। जैसे मेरे पास रियल नंबर है 3.14, तो इससे बड़ा नंबर हमें मिल जाएगा 4। अगर मैं बात करूँ 1000 या 10,000 1.135, इससे बड़ा नंबर क्या होगा, 10,002। तो हमें नंबर के अकॉर्डिंग n की वैल्यू मिलेगी, लेकिन अगर x नेगेटिव है तो हमेशा 1 हमें मिल जाएगा, 1 भी रहेगा 2 भी रहेगा, लेकिन कम से कम हमें 1 चाहिए। तो प्रूफ हो गया। नेक्स्ट कॉरोलरी की बात करते हैं, कॉरोलरी नंबर 4। अब आप सोच रहे होंगे कि कितनी कॉरोलरी है, तो इसी रिजल्ट से हम क्या कर रहे हैं, नए नए रिजल्ट्स उत्पन्न कर रहे हैं, जो कि हमारे रियल एनालिसिस की जो प्रूफ है उसमें काम में आते हैं। तो एक एक करके हम कॉरोलरी देखते हैं। तो किसी वास्तविक संख्या x के लिए a से 2 धनात्मक पूर्णांक m तथा n विद्यमान है कि या विद्यमान होंगे कि x जो है वो m और n के बीच में रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि कोई भी रियल नंबर है तो वो उसके लिए हमारे पास 2 धनात्मक पूर्णांक मिल जाएंगे। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक नहीं लिखेंगे, पूर्णांक लिखेंगे केवल। 2 पूर्णांक हमें इस प्रकार से मिलेंगे कि m लेस देन x इज लेस देन n। तो किस प्रकार से इसको प्रूव करते हैं, आइए देखते हैं। तो हम मान लेते हैं, माना x जो है कोई भी वास्तविक संख्या है, तब ऊपर वाली जो कॉरोलरी थी उससे क्या होगा, तब n बिलोंग्स टू n इस प्रकार होगा कि n ग्रेटर देन x, और इसको मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ x लेस देन n। इसको रिजल्ट नंबर 1 मान लिया। तो ये वाला भाग तो हमारा प्रूफ हो गया, लेकिन ये वाला भाग कैसे प्रूफ करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा, एक समुच्चय मानते हैं, माना समुच्चय मान लेते हैं, s मान लेते हैं, जिसमें वो सभी पूर्णांक संख्या है y बिलोंग्स टू z जिसके लिए y क्या है, माइनस x से बड़ा है। क्या मतलब हुआ, जैसे x की वैल्यू है, मान लो कि 2.3 है x की वैल्यू, तो क्या करूँगा मैं, वो सारे पूर्णांक मान लूँगा जो -2.3 से बड़े हैं। तो -2.3 से बड़े -1, फिर 0, फिर 1, 2, 3, तो ये आपका सेट क्या बन जाएगा, x। तो हर एक x के लिए हमने क्या बना लिया, एक सेट बना लिया x। अब इस s के बारे में क्या है, तब s जो है वो नॉट इक्वल टू 5 होगा। क्यों, क्योंकि नेगेटिव नंबर है, 0 तो हमेशा क्या होगा, बड़ा ही होगा। ठीक है, चूंकि 0 बिलोंग्स टू s। ठीक है, तथा s जो है क्या होगा, r का नीचे की ओर से परिबद्ध समुच्चय, बाउंडेड बिलो समुच्चय है। ठीक है, तो पूर्णता अभिग्रहित से, अतः पूर्णता अभिग्रहित से s का जो इन्फिमम होगा, निम्नक स्मॉल m। ठीक है, स्मॉल m नहीं मानते इसको, k मान लेते हैं। k जो है r में विद्यमान होगा। तो हमने इसका इन्फिमम यानी कि निम्नक क्या मान लिया है, स्मॉल k। तो s का निम्नक k है, और यहाँ से सेट में क्या हो गए, ये सारे के सारे y इस -x से बड़े हैं। ठीक है, तो
ये तो क्या हो गए, इसके लोअर बाउंड्स हो गए, लेकिन जो सबसे बड़ा लोअर बाउंड है वो क्या है, के है। तो हम इन्फीमम की परिभाषा से लिख सकते हैं कि जो के होगा वो क्या होगा, इस -x से बड़ा होगा, सबसे बड़ा निम्न परिबंध होगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि -k जो होगा वो लेस देन क्या होगा, x होगा। इस -k को हमने मान लिया m, तो -k को मान लिया m। तो अतः तो हमारे पास हो गया, अतः एक चीज़ देखते हैं, ये जो m है वो क्या होगा, पूर्णांक होगा। क्यों होगा पूर्णांक, क्योंकि ये जो निम्नक है वो किसका है, सेट ऑफ इंटीजर्स का है। यहाँ पे ये जो सारे y है वो इंटीजर है, तो एक छोटा से छोटा जो नंबर मिलेगा वो इंटीजर ही मिलेगा, रियल नंबर नहीं मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये m क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। अतः किसी x बिलोंग्स टू r के लिए x जो होगा वो किसके बीच में होगा, m और n के बीच में। ठीक है, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये में हमारी कोरोलरी नंबर 4 हो गई। अब हम बात करते हैं कोरोलरी नंबर 5 की। तो लास्ट कोरोलरी है, ज़्यादा चिंता नहीं करना है कितनी कोरोलरी आएगी। तो किसी वास्तविक संख्या के लिए, वास्तविक संख्या x के लिए एक और केवल एक ऐसा पूर्णांक n विद्यमान होगा कि x जो होगा वो n और n+1 के बीच में रहेगा। तो ये जो पूर्णांक है वो यूनिक रहेगा, यानी कि केवल एक ही ऐसा पूर्णांक मिलेगा, इसके अलावा कोई पूर्णांक नहीं मिलेगा। जैसे अगर मैं बात करूँ 3.14 की बात करूँ तो ये किसके इसके बीच में है, 3 और 4 के बीच में है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3 और 5 लिख तो सकता हूँ मैं इसको, लेकिन ये आपका n है और ये n+1 होना चाहिए, लेकिन ये तो n+2 हो गया। तो ये जो एक्सप्रेशन है n और n+1 वाला, ये क्या होता है, यूनिक होता है। अब हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे, तो चलिए इसको भी हम प्रूफ करते हैं। तो हम एक समुच्चय मान लेते हैं, माना S हमने एक सेट मान लिया जिसमें क्या है, आपके पूर्णांक संख्याएं हैं। किस प्रकार की पूर्णांक संख्या है कि जो y होगा वो x से क्या होगा, छोटा। तो x से छोटी जितनी भी पूर्णांक संख्या है वो सारी की सारी हमने यहाँ पे ले लिए। तब आपका S जो है वो नॉन एम्प्टी है तथा S जो है ऊपर की ओर से परिबद्ध है, ऊपर की ओर से परिबद्ध, इसको बोलते हैं बाउंडेड अबव, बाउंडेड अबव समुच्चय है। ठीक है, तो माना इस S का जो सुप्रीमम है वो क्या है, n है। तो S का सुप्रीमम n होगा और n क्या होगा, पूर्णांक संख्या ही होगी, क्योंकि सारे के सारे नंबर पूर्णांक है तो उसका सुप्रीमम भी आपका पूर्णांक संख्या ही रहेगी। अलग सुप्रीमम और इन्फीमम कब मिलते हैं, जब आपकी वास्तविक संख्याएं होती है, उस केस में आपको अलग मिलते हैं। तो S क्या हो जाएगा आपका, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो n होगा या फिर इसका जो उच्चक है वो क्या है, y है, तो n क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू x। ठीक है, सुप्रीमम की परिभाषा से कि सुप्रीमम क्या होता है, सबसे छोटा अपर बाउंड होता है। तो ये हमारा रिजल्ट नंबर 1 आ गया, एक भाग हमारा प्रूफ हो गया। अब दूसरा भाग प्रूफ करने के लिए अब हमें सिद्ध करना है, अब हमें सिद्ध करना है कि जो x होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, सॉरी लेस देन इक्वल टू n+1 होगा। हम इसको विरोधाभास से सिद्ध करते हैं, उल्टा मान लेते हैं, यदि संभव हो तो माना कि x क्या है आपका ग्रेटर देन n+1, कि x जो है वो n+1 से क्या है, बड़ा है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इस प्रकार से लिख सकते हैं n+1 इज लेस देन x, क्योंकि बस चेंज कर दिया क्रम इसका, इसको हमने लिख दिया तो x से बड़ा नंबर हमें मिल गया n+1,
और x से बड़ा नंबर मिल गया, इसका मतलब क्या हो गया आपका n+1 किसके अंदर बिलोंग करेगा, n+1 बिलोंग करेगा s के अंदर। लेकिन s का सुप्रीमम क्या है, n है, सुप्रीमम n है, इसका मतलब इस n से बड़े अवयव इसके अंदर नहीं आएंगे, जो कि n का, या फिर हम जो कि सुप्रीमम ऑफ s इज इक्वल टू n का क्या है, विरोधाभास है, विरोधाभास है। क्योंकि सुप्रीमम अगर n है तो सारे के सारे जो भी पूर्णांक s के अंदर होंगे वो सारे के सारे n से कम होंगे, लेकिन हमारे पास एक पूर्णांक आ रहा है n+1 जो कि s का अवयव है कंडीशन से, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि सुप्रीमम n है तो ये बिलोंग नहीं करेगा s में। अतः x जो होगा वो ग्रेटर देन नहीं होगा, लेस देन इक्वल टू n+1 होगा। तो फाइनली हम ये लिख सकते हैं कि जो हमारा x है वो n से n+1 के बीच में रहेगा, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये हमारी क्या होगी, इस आर्किमीडियन प्रॉपर्टी है सारी की सारी। अब तक हमने केवल आर्किमीडियन प्रॉपर्टी देखी है। मेन आर्किमीडियन प्रॉपर्टी ये कहती है कि nx जो है वो y से बड़ा होगा, ठीक है। तो कम से कम एक पूर्णांक ऐसा मिलेगा जिसके लिए nx क्या होगा, इस y से बड़ा हो जाएगा। फिर हमने कुछ कॉरेलरी देखी, रिलैक्स करते करते हमने कॉरेलरी पर पहुंचे, x की वैल्यू 1 रखी फर्स्ट कॉरेलरी। हमने क्या किया, y को रिलैक्स कर दिया। पहले ये था कि x और y पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन हमने मान लिया कि कोई ज़रूरी नहीं है, y कुछ भी होगा तब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इसके बाद में हमने और माना कि अगर x रियल नंबर है तो n क्या होगा, x से बड़ा होगा। तो इस प्रकार से हमने कॉरेलरी मानी कि कोई संख्या x है तो पूर्णांक मिलेंगे m और n, कि m और n के बीच में क्या होगा, आपका x होगा। इसी प्रकार से हमने एक स्ट्रॉन्ग रिजल्ट प्रूव किया कि अगर कोई संख्या है, वास्तविक संख्या है x, तो एक पूर्णांक ऐसा मिलेगा, केवल एक पूर्णांक, कि वो x क्या होगा, n और n+1 के बीच में लाई करेगा। तो ये हमारा आर्किमीडियन प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली। अब आर्किमीडियन प्रॉपर्टी को फॉलो करने वाले जो फील्ड होते हैं उससे बोलते हैं हम आर्किमीडियन फील्ड। तो क्या होता है आर्किमीडियन क्रमित क्षेत्र, आर्किमीडीय क्रमित क्षेत्र। तो देखते हैं आर्किमीडियन ऑर्डर्ड फील्ड। तो ऐसे ऑर्डर्ड फील्ड जो आर्किमीडियन प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, सिंपल, तो लिख देते हैं बस, वह क्रमित क्षेत्र, वह क्रमित क्षेत्र जो आर्किमीडीय गुणधर्म का पालन करते हैं, क्या कहलाते हैं, आर्किमीडीय क्रमित क्षेत्र कहलाते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, क्षेत्र कहलाते हैं, ठीक है। अब बात यह आती है कि आर्किमीडीय, अब आपके पास दो प्रकार के क्रमित क्षेत्र आ गए। एक आ गया पूर्ण क्रमित क्षेत्र, जिसमें हमने कहा था कि Q जो है वो पूर्ण क्रमित क्षेत्र नहीं होता है, R जो होता है वो एकमात्र पूर्ण क्रमित क्षेत्र होता है। लेकिन अभी हमारे पास आ गया आर्किमीडीय क्रमित क्षेत्र, तो हम ये देखेंगे कि Q जो होता है वो आर्किमीडीय क्रमित क्षेत्र होता है, पूर्ण क्रमित क्षेत्र नहीं होता है, लेकिन आर्किमीडीय क्रमित क्षेत्र होता है। तो पहले हम एक बार रिकेप कर लेते हैं वापस से। तो हम ये पिक्टोरियल वे देख रहे हैं कि आर्किमीडीय गुण क्या होता है। मूलभूत गणितीय सूत्र यह है कि nx ग्रेटर देन y होता है। यदि x छोटा और y बड़ा है तो प्राकृत संख्या ऐसी जरूर होगी जो x को क्या कर देगी, y से बड़ा बना देगी। अब इस कॉन्सेप्ट का एक इम्पोर्टेंट रोल है आपके डेली स्टूडेंट लाइफ में। क्या इम्पोर्टेंस है कि छोटे छोटे n कदमों को जोड़ने से गणित की सबसे बड़ी सीमाओं को लांघा जा सकता है। तो आप ये देखते होंगे कि मुझे रियल एनालिसिस कैसे समझ में आएगी, मेरा जॉब कैसे लगेगा, या मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कैसे क्लियर करूंगा, मेरे पास इतना ज़्यादा सिलेबस है मैं कैसे करूंगा। लेकिन आपको ये आर्किमीडियन गुणधर्म याद रखना है कि आप छोटे छोटे कदमों से बस अगर कंटिन्यूअसली आप चलते रहोगे, चाहे आप कितने ही छोटे कदम लो, लेकिन
अगर आप चलते रहोगे रुकोगे नहीं, तो आप एक दिन अवश्य अपने लक्ष्य को पार करोगे। तो यही आपका आर्किमिडियन गुणधर्म है और यही आपको सक्सेस भी दिलाएगा। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आए या नहीं आए, लेकिन अगर आपने आर्किमिडियन गुणधर्म अच्छे से समझ लिया तो आपको अपनी लाइफ में सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। चाहे आप छोटे कदम लीजिए, चाहे आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए, लेकिन अगर कंटिन्यू पढ़ रहे हो, निरंतरता बनाए रख रहे हो, तो आपको अपना लक्ष्य जरूर हासिल होगा। तो वापस हम मूव करते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। तो हमने अभी देखा कि जो क्यू होता है वो आर्किमीडीय क्रमित क्षेत्र होता है। तो यही हम थ्योरम लिख लेते हैं कि परिमेय संख्याओं का जो समुच्चय है, संख्याओं का समुच्चय जो क्यू होता है वो क्या होता है, आर्किमीडीय क्रमित क्षेत्र होता है। ठीक है, किस प्रकार से इसको प्रूफ करेंगे? तो इसे प्रूफ करने के लिए हमें पता है कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं हम कि Q जो है एक क्रमित क्षेत्र होता है, एक क्रमित क्षेत्र होता है। तो केवल हमें ये प्रूफ करना है कि ये क्या होता है, आर्किमीडीय क्षेत्र, यानी कि आर्किमीडीय गुणधर्म का ये करता है, पालन करता है। तो हम रैशनल नंबर मान लेते हैं। माना A और B जो है वो क्या है, दो परिमेय संख्या है। और किस प्रकार से परिमेय संख्या है कि जो B है वो बड़ी है, A छोटी है, लेकिन दोनों की दोनों पॉजिटिव है। क्योंकि आर्किमीडीय गुणधर्म क्या कहता है कि दो पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए आपके पास, रियल नंबर्स। तो हमने दो पॉजिटिव रैशनल नंबर परिमेय संख्या मान ली, और दो नंबर है तो ऑब्वियसली एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो हमने मान लिया कि B बड़ा है और A छोटा है। ठीक है, तो चूंकि A तथा B क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्याएं हैं, अतः M, इसको नीचे लिख देता हूं मैं, अतः M N R बिलोंग्स टू N इस प्रकार विद्यमान होगी कि, क्योंकि परिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसको P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो A को हम लिख सकते हैं M अपॉन R और B को हम लिख सकते हैं N अपॉन R। ठीक है, क्योंकि कोई भी रैशनल नंबर होता है X, उसको हम लिखते हैं P अपॉन Q के प्रकार में, जहाँ P कोई भी पूर्णांक हो सकता है और Q क्या होता है, आपकी प्राकृत संख्या होती है। तो यहाँ पर R तो हमारी प्राकृत संख्या होगी, लेकिन हमने M को प्राकृत संख्या क्यों लिया, क्योंकि ये क्या है, दोनों के दोनों नंबर A और B क्या है, धनात्मक है। तो धनात्मक है तो M भी धनात्मक होना चाहिए और N भी धनात्मक होना चाहिए। इस वजह से हमने M और N को भी क्या लिया है, प्राकृत संख्याएं लिया है। तो रैशनल नंबर है, इसकी वजह से हम A को M अपॉन R लिख सकते हैं, B को N अपॉन R लिख सकते हैं। अतः ये जो कंडीशन थी B ग्रेटर देन A, तो ये हो जाएगा B ग्रेटर देन A। अब चूंकि आपको पता है कि जो n इंटू एम है वो ग्रेटर देन n होगा, क्योंकि n कोई संख्या है। अभी जैसे मान लो आपके पास ये तराजू दे रखा है, बैलेंस्ड स्केल है, यहाँ पर n है और यहाँ पर n है, तो तराजू ऐसा कैसे रहेगा। लेकिन इसको मैं किसी ग्रेटर देन 1 यानी कि पॉजिटिव संख्या से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये स्केल क्या रहेगा, आपका नीचे की तरफ झुक जाएगा, यानी कि ये पार्ट क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो बस यही कॉन्सेप्ट हमने यूज किया है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, किसी भी पॉजिटिव नंबर से 1 अपॉन R से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो कि हमारा नियम था। तो ये हो जाएगा n इंटू एम करेंगे यहाँ पे, n m अपॉन R जो है वो ग्रेटर देन होगा n अपॉन R के। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, n इंटू एम अपॉन R ग्रेटर देन n अपॉन R। तो n इंटू एम अपॉन R जो है आपका क्या है, A है, और ये क्या है आपका B है। ठीक है, m अपॉन R A है ना, तो ये हमारे पास कंडीशन आ गई। अतः देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n सच दैट na क्या है, b से बड़ा है, जो कि आर्किमीडीय गुणधर्म है, जो कि
आर्किमीडीय गुणधर्म है। अतः सेटिस्फाई हो रहा है क्यू के अंदर। अतः क्यू क्या है? एक आर्किमीडीय क्रमित क्षेत्र है और यही हमें प्रूव करना है। तो आपके पास दो रिजल्ट है। एग्जाम में एक क्वेश्चन आ गया क्यू के बारे में कि ऑप्शन दे रखा है कि क्यू क्या है? पूर्ण क्रमित क्षेत्र है, और एक ऑप्शन आ गया कि क्यू क्या है? आर्किमीडीय क्रमित क्षेत्र है। तो कौन से को टिक करोगे आप? पूर्ण क्रमित क्षेत्र नहीं होता है, आर्किमीडीय क्रमित क्षेत्र होता है। ठीक है, तो कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लोगों को पता ही नहीं होता है कि आर्किमीडीय क्षेत्र क्या होता है, पूर्ण क्रमित क्षेत्र क्या होता है, क्रमित क्षेत्र क्या होता है। उन्हें तो बस रियल एनालिसिस के जो मेन पार्ट है वो समझ में आते हैं कि इंटरवल क्या होता है, ओपन सेट, क्लोज सेट, उनको नहीं पता होता आर्किमीडीय गुणधर्म के बारे में। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो रेशनल नंबर होते हैं वो आर्किमीडीय क्रमित क्षेत्र, आर्किमीडियन ऑर्डर्ड फील्ड होते हैं, कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड नहीं होते हैं। ठीक है, ऑल राइट। अब नेक्स्ट थ्योरम हम देखते हैं, क्योंकि ये तो है, लेकिन अगर हम बात करते हैं पूर्ण क्रमित क्षेत्र की, तो क्या वो आर्किमीडीय क्षेत्र होते हैं? तो चलिए इसी को हम यहाँ पर थ्योरम के रूप में लिखते हैं कि जो पूर्ण क्रमित क्षेत्र है, प्रत्येक पूर्ण क्रमित क्षेत्र क्या होता है? पूर्ण क्रमित क्षेत्र क्या होता है आपका? आर ही होता है। एक आर्किमीडीय क्रमित क्षेत्र होता है, क्रमित क्षेत्र होता है। तो पूर्ण है तो वो आर्किमीडीय तो होगा ही होगा। इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे? तो प्रूफ करने के लिए तो क्या इसे प्रूफ करने की नीड है? नहीं है, क्योंकि जो आर्किमीडियन प्रॉपर्टी हमने प्रूफ की थी वो किसके लिए की थी हमने? वो आर के लिए ही तो की थी हमने। एक्स और वाई दो धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, क्योंकि यहाँ पर आर के लिए हमने एक चीज़ यूज की थी, पूर्णता अभिग्रहित, और पूर्णता अभिग्रहित केवल आर में ही यूज कर सकते हैं। तो जो आर्किमीडियन प्रॉपर्टी का प्रूफ है उसी को हम इसके प्रूफ के अंदर लिख सकते हैं। तो ध्यान रखना, आर्किमीडियन फील्ड का या आर्किमीडियन प्रॉपर्टी का प्रूफ आए या फिर इस थ्योरम का प्रूफ आए, दोनों का प्रूफ सेम रहने वाला है। ठीक है, कई बार इसको अलग अलग भी दे दिया जाता है, लेकिन हम इसको सेम ही प्रूफ करेंगे, क्योंकि जब प्रूफ सेम है, कुछ करना नहीं है, तो हमें अलग अलग क्यों लिखें। तो ये आपको रिजल्ट के रूप में मैं इसको लिख रहा हूँ, तो थोड़ा शिफ्ट कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो पूर्ण क्रमित क्षेत्र होता है वो क्या होता है आपका? आर्किमीडियन ऑर्डर्ड फील्ड होता है। अब हम एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं जो कि हमें आगे प्रूफ में काम आएगी। तो इसको मैं थ्योरम के रूप में ही लिख लेता हूँ। तो क्या है थ्योरम? थ्योरम है कि किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए n बिलोंग्स टू n इस प्रकार विद्यमान होगा कि 1/n को एप्सिलॉन से छोटा बनाया जा सकता है। अब ये जो एप्सिलॉन वर्ड यूज करते हैं वो जनरली रियल एनालिसिस में हम इसके लिए करते हैं कि ये बिल्कुल 0 से तो बड़ी है, लेकिन 0 के बिल्कुल नज़दीक संख्या है, बहुत ही छोटी धनात्मक संख्या है, इसलिए इसको हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। लेकिन ये जो रिजल्ट है वो किसी भी एप्सिलॉन के लिए ट्रू है, चाहे आप एप्सिलॉन 0.000001 लो या फिर एप्सिलॉन 10,000, 10 लाख कुछ भी लो, हमेशा ये रिजल्ट आपका क्या रहेगा? ट्रू रहेगा। ठीक है, तो हम ये बना सकते हैं। अब इसको प्रूव करेंगे हम आर्किमीडियन प्रॉपर्टी से। तो आर्किमीडीय प्रॉपर्टी से, आर्किमीडीय गुणधर्म से x इक्वल टू 1/एप्सिलॉन के लिए, या ये पॉजिटिव नंबर होगा या फिर हम केवल x बिलोंग्स टू x ग्रेटर देन 0 के लिए n बिलोंग्स टू n इस प्रकार होगा कि क्या होगा आपका? इसको हम लिख सकते हैं n ग्रेटर देन x। ठीक है, तो चूंकि एप्सिलॉन पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या होगा? 1/एप्सिलॉन भी पॉजिटिव होगा,
इसको हम ऐसे लिखते हैं 1/ε जो है परिभाषित भी होगा, परिभाषित है, तथा 1/ε भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्योंकि अगर एप्सिलॉन 0 के बराबर नहीं है, अगर 0 के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक भी हो सकता है लेकिन कभी 0 नहीं होगा, तो ये आपका परिभाषित भी है और ये भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो इसको रिजल्ट नंबर 1 मान लेते हैं। तो 1 में x इज इक्वल टू 1/ε लेने पर तो हमें एक n जो है वो ग्रेटर देन क्या हो गया, 1/ε हो गया। अब हम दोनों साइड को एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उससे इनइक्वलिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि एप्सिलॉन आपका क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास n एप्सिलॉन आ गया ग्रेटर देन 1। अब हम क्या करेंगे, 1/n से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसको मैं n एप्सिलॉन को मल्टीप्लाई कर दिया 1/n से, तो ये हो गया 1 × 1/n। क्यों? क्योंकि n पॉजिटिव है तो 1/n भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो ये हमारे पास एप्सिलॉन ग्रेटर देन क्या हो गया, 1/n, और इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/n इज लेस देन एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन चाहे कुछ भी हो आपका, एक प्राकृत संख्या इस प्रकार से मिलेगी कि 1/n क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन। ऑलराइट, तो जैसे मान लो कि मैं एप्सिलॉन ले लेता हूँ 0.00005। अब मैं आपको कहूँ कि मुझे एक ऐसा n बताओ जिसके लिए 1/n क्या हो जाए, लेस देन एप्सिलॉन। तो हम यहाँ पर एप्सिलॉन की जगह लिख देते हैं ये, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 × 10⁻⁻5। तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं वापस लिख सकता हूँ n ग्रेटर देन 1/5 × 10⁻5। तो n क्या हो जाएगा, 1/5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.2 × 10⁻5। तो n ग्रेटर देन हो जाएगा आपका 20,000। तो 20,000 से ज़्यादा कोई भी मान लेंगे हम n का, तो 20,001, 20,002, तो हम किसी भी एप्सिलॉन के लिए क्या निकाल सकते हैं, n को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही आपके आर्किमिडियन प्रॉपर्टी है, और यही आपका हम जब नेबरहुड पढ़ेंगे आगे तो तब भी उसमें हमने क्या करेंगे, ये वाला रिजल्ट जो है यूज़ करेंगे। आगे जो रियल एनालिसिस होगी वो बस यही खेल है, एप्सिलॉन का खेल है। आपको हर जगह एप्सिलॉन मिलेगा, एप्सिलॉन से प्रूफ करेंगे, और यही रिजल्ट कि 1/ε लेस देन n या n ग्रेटर देन 1/x एप्सिलॉन, इस प्रकार से ही आप देखेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, हमने देखा आर्किमीडीय गुणधर्म, यानी कि कोई भी मंजिल चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, छोटे से छोटे कदम आपस में मिलाकर हम उस मंजिल को पार कर सकते हैं। यही आपका क्या था, आर्किमीडियन प्रॉपर्टी, कि अगर आपको x दे रखा है तो आप n कदम चलिए, आप उस y से क्या कर जाएंगे, आगे निकल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में हमने कुछ कॉरलरी देखी कि किस प्रकार से एक एक चीज़ को हमने रिडक्शन करते गए। तो हमने ये भी देखा कि किसी भी x के लिए, किसी भी y के लिए ये रिजल्ट क्या है, आपका ट्रू है। फिर हमने देखा कि x जो है उसके लिए पूर्णांक मिलेंगे m और n, कि x जो है m और n के बीच में रहेगा। फिर एक स्ट्रिक्ट रिजल्ट ये निकाला कि जो x है वो n से n+1 के बीच में रहता है। तो कोई ना कोई ऐसा मिलेगा हमें n कि उस x को हम क्या कर सकते हैं, ट्रैप कर सकते हैं, जकड़ सकते हैं। उसके बाद में फाइनली हमने देखा कि अगर आपका एप्सिलॉन एक छोटी से छोटी संख्या है लेकिन धनात्मक है, तो उसके लिए एक ऐसा मान मिलेगा हमें कि 1/n क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने आर्किमीडीय गुणधर्म या आर्किमीडीय ऑर्डर्ड फील्ड के बारे में कुछ बेसिक थ्योरम्स देखी है। इसी पर बेस्ड हम कुछ एडवांस थ्योरम्स भी डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जैसे आपकी बिटवीननेस थ्योरम क्या होती है, रैशनल डेंसिटी थ्योरम क्या होती है, एक्सेट्रा। ऑलराइट, तो आप अब रियल एनालिसिस में रियल नंबर्स के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जान गए हैं। आप एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स के पीछे की असली दुनिया को देख पा रहे हैं। आप रटने वाले नहीं, एक समझने वाले मैथमेटिशियन बन गए हैं, तो आपको खुद पर गर्व करना चाहिए। तो आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गणित के सफ़र का आनंद लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।